बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं इब्राहिम अब्बासी साहब। एबीएन न्यूज़ के लिए हाई कोर्ट्स कवर करते हैं। एक तो हाई कोर्ट में एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की सेक्रेटरी साहबा की खूब छतरोल हुई है। इतना गुस्से में क्यों थे चीफ जस्टिस उमर फारूक साहब? सामने पीटीआई का तो बंदा नहीं था, सरकारी मुलाजम थे। केस सरकारी मुलाजम का ही था, इतना गुस्सा होने के लिए क्या बात थी? और दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी छुट्टियां होने जा रही हैं, तो इतने जो केसेस अहम चल रहे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, दूसरा तौहीन अदालत वाला मुकदमा और बहुत सारे मुकदमा, तो इनका बनेगा क्या? क्योंकि काजी साहब ने यहाँ तो एक महीने के लिए गर्मी की छुट्टियों को तो आगे ले गए। बहुत बहुत शुक्रिया करामत साहब। देखें, जिस वक्त आज जो है वो हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब की अदालत का जो आगाज़ हुआ, आज तो तिलावत भी नहीं की गई। अच्छा। बाकी दिनों में होती रहती है तिलावत, आज जो लेट आए तकरीबन 9:50 के ऊपर वो अदालत के अंदर आए, तो केसेस का आगाज़ हुआ। तो फिर एक यंग जो है वकील जो थे वो अदालत के सामने पेश हुए किसी केस के अंदर, तो उनकी सबसे पहले जो है वो सरजनश की गई। तो उसके बाद फिर वो एक रूटीन सी बन गई कि जो चीफ साहब थे वो गुस्से में आ गए। अच्छा। फिर एक केस आया जो है इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के ख़िलाफ़ ऑफिसर्स हैं जो उनकी तरफ से दिया गया था। उसमें ये था कि BS 19 और 20 के अफसरान थे, तो उनका ये था कि जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है इसने मेरिट के ऊपर तकर्रियाँ जो है वो नहीं की। अच्छा। इसके ऊपर जो जॉइंट सेक्रेटरी थी खातून, वो जो है वो आई, आज अदालत के सामने पेश हुई। तो उस वक़्त जो है वकील साहब ने उनसे कहा कि आपके जो ऑफिसर्स हैं आप उनसे तैयारी नहीं करवा के भेजते, उनको तो पता ही नहीं होता कि उनके फ़ाइल के अंदर क्या है। तो वो आगे अदालत के सामने खड़े हो जाते हैं। हम जिस वक्त उनसे पूछते हैं कि हमें फलां चीज़ का जवाब दिया जाए किसी चीज़ का, तो वो आगे से चुप हो जाते हैं कि आप उनको बताते नहीं कि तैयारी करके आना है। वो कहते हैं कि हम माजरत करते हैं आपसे। उन्होंने कहा माजरत वाली बात नहीं है, अच्छा। आप मुझे ये बताएं कि आपके दफ्तर की टाइमिंग क्या है। उन्होंने कहा सही। जी 8:30 से 4:30 तक। वो कहते हैं मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस वक्त भी आपका जो दफ्तर होगा वो खाली मिलेगा, 11:30 से पहले कोई भी नहीं आता होगा। फिर वो मुस्कुराई। उन्होंने कहा कि चीफ साहब ने कहा कि आपकी मुस्कुराहट सारी बातें बता रही है कि आप जो टाइम के ऊपर भी नहीं आते। फिर उन्होंने कहा कि ये जो केस है इस बारे से आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट भी इनको मैं बुला लूं। उन्होंने कहा नहीं, आपने उनको भी नहीं बुलाना, मैं जो है वो अगली दफ़ा हम तैयारी करके आएंगे, खुद जवाब देंगे। फिर उन्होंने कहा अगर मैं जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, अटॉर्नी जनरल वहाँ पे खड़े थे, उनको कहा कि आप मुझे सजेस्ट करें कि अगर ये अगली समाज के ऊपर उन्होंने जवाब सही ना दिया तो उनको मैं क्या सजा दूँ। जो सीनियर वकला साथ खड़े थे उन्होंने कहा जी कि मेरे ख्याल से आखिरी मौका इनको आप दे दें। उन्होंने कहा अच्छा। ऐसा तो बात नहीं है, मैं सेक्रेटरी जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को बुला लेता हूँ, साथ कौन सा दूसरा सेक्रेटरी जो है मैं बुला लूँ। उन्होंने कहा जी दूसरा अगर इसके रेलिवेंट है वो कोई सेक्रेटरी तो नहीं है, चेयरमैन FBR है। उन्होंने कहा फिर अगर मैं चेयरमैन FBR को बुला लूँ, वो तो इस वक्त बजट की तैयारी में मसरूफ होंगे, बजट बना रहे होंगे। बजट तो IMF दे रहा है, उनको तैयारी क्या करनी है? वो ताल्लुकात तो होते हैं, ज़रा मजबूरी है बजट के उनके IMF के मुताबिक बनाने। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं तंजिया या मजाक पे उन्होंने कहा कि अगर मैं चेयरमैन FBR को बुला लूँ, वो कहीं जाके IMF के जोर पे आके हमारी तनख्वाहें ना कम कर दी है, पता चले जी 50% उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाह ही कम कर दी है। अच्छा। ये बात उन्होंने की। फिर इस तरीके से उन्होंने गुस्सा किया। जो पिटिशनर की जो दरख्वास्त थी वो बड़ी हैरत अंगेज थी। पिटिशनर ने ये कहा कि उनके जो वकील थे उन्होंने कहा जी हम 2000 तकरीबन 2-3 साल पहले से मैं जो मेरा क्लाइंट है वो कोयटा के अंदर BS 20 का मुलाजम है और वहाँ पे तैनात है। उसको तकर्री इस वजह से नहीं दी गई कि वो ये कहा गया एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से आप कॉम्पिटेंट नहीं है, अच्छा। आप अहल नहीं है। तो लिहाजा मेरी ये दरख्वास्त है अदालत से कि वो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को ये कहे कि ये रिपोर्ट तो एक पेश करे जो उनका ट्रेनिंग का या पूरा जो रिपोर्ट बनती है पूरे कैरियर की, एक तो वो अदालत में पेश की जाए और दूसरी उन अफसरान की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाए, कंपैरिजन किया जाए कि जिनको तकर्रियाँ दी गई हैं अच्छा। उनकी क्या पोजीशन थी, जिनको उनसे पहले बेहतर समझकर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने प्रमोट किया, और ये जो बाकी अफसरान हैं इनको जो है प्रमोशन इस वजह से नहीं दी गई क्योंकि ये कॉम्पिटेंट नहीं है। सही। तो ये वाला जो मामला इसका ये तकरीबन इस जुम्मे तक खत्म लेके कहाँ गए। पर जाके हुआ? ये खत्म इस वजह जहाँ पे हुआ जो आप जो अगली रिपोर्ट जो है वो दोनों लेके आएंगे। अगर रिपोर्ट नहीं आएगी तो फिर जो है वो सख्त जो है वो अदालती कार्रवाई भी हो सकती है। और साथ ये भी कहा अदालत ने कि अगला जुमे का वक्त में कोई काम नहीं होगा जुमे वाले दिन, इसलिए हम आपको जो 18-19 दरखास्त गुजार हैं उनको भी सुनेंगे। फिर इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के जो अफसरान होंगे वो भी जाती तरीके से जो मुख्तलिफ डिवीजन हैं उनके अंदर वो आगे अदालत को बताएंगे कि उनकी जो कार्रवाई है, उनकी जो रिपोर्ट है वो तैयार हुई है। अगर तैयार सही। हुई है तो वो अदालत के सामने पेश करें। अब सही। अदालत के जो बाकी चीफ जस्टिस के अलावा दीगर जजेज मियाँ गुल हसन औरंगजेब हैं, तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, ये जो जजेज हैं ये गिलगित गए हुए हैं अपनी किसी कॉन्फ्रेंस की वजह से। अच्छा। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस थे क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जो दरख्वास्त थी तौहीन अदालत की, उसकी समाअत होनी थी।
वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। उसमें बहुत सारे नोटिस हुए हुए हैं, चंद साफियों को नोटिस हुए हुए हैं, इदारों को नोटिस हुए हुए हैं, उनके ट्रांसक्रिप्ट आके उन्होंने इदारों ने देने जो इंटरव्यूज उन्होंने चलाए हैं, तो वो आनी थी, बड़ी डेवलपमेंट होनी थी इसके ऊपर, तो वो केस भी जो है वो नहीं लग सका। अब अगर अगले 7 तारीख तक तो ये जजेस अवेलेबल नहीं होंगे, अगले हफ्ते अगर छुट्टियों, ईद आ जाएगी 15-20 दिन के अंदर ईद आ जाएगी, फिर ईद की बाद जो है वो छुट्टियां होगी महीने की। अच्छा। अब खदशा ये है मेरी जाती तौर पे ये है कि चीफ जस्टिस और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जी, ये दोनों इकट्ठे छुट्टी पर नहीं जाएंगे। अच्छा, हाई कोर्ट में रहेंगे, एक दोनों में से एक, दोनों में से एक हाई कोर्ट में रहेगा। अब जिस वक्त ये दोनों में से एक हाई कोर्ट में होगा, ऑटोमेटिकली जो नैब रेफरेंस के खिलाफ जो दरखास्त है इमरान खान की और दूसरा इमरान खान की तोशाखाना का जो मामला है वो मजीद 2 महीने लटक सकता है। तोशाखाना जाहिर है एक जजीज ने 1 महीने छुट्टी करनी है, क्योंकि वो भी फाइनल फेजेस में पहुंचा हुआ है। तोशाखाना उसमें तो सजा मुअत्तल हुई है। लेकिन एक बरियत वाली जो दरखास्त है, मेन अपील है, मेन पिटीशन जो है वो अभी तक उसके ऊपर समातें होनी है। 2-3 समातें हुई। अमजद परवेज साहब जो अदालत के सामने पेश हुए, अदालत ने उनको 2-3 दफा वार्निंग दी, वो उम्रे पे गए हुए थे, वो जगत वापस आए, अदालत ने उनको कहा जी कि हम आपको वार्निंग देते हैं, आप अपने दलाइल का जवाब आगाज करें। फिर पीटीआई के वकला की तरफ से ये कहा गया, क्योंकि साइफर का केस है वो भी साथ साथ चल रहा है, हमारी ये इस्तदा है कि अलग में बरियत तो हो गई है। शुरू में ये हुआ था दोनों इकट्ठी लगी थी एक ही दिन, उन्होंने कहा था कि हम इसको ऐसा करते हैं, पहले एक केस को सुन लेते हैं फिर दूसरे केस को सुनते हैं। पीटीआई की तरफ से ये कहा गया कि आप पहले जो है वो साइफर केस को सुने, तो दूसरा जो तोशाखाना वाला रेफरेंस था उसको हम बाद में जो है वो देख लेंगे। सही। तो उसके ऊपर ये हुआ कि जिस वक्त अमजद परवेज साहब उसकी तारीखें 2 लगी, अमजद परवेज साहब ने आके खुद ही बता दिया कि मेरी राय के मुताबिक इसके जो सजा है इसको मतली बनती है, लिहाजा आप इसको मुअत्तल करते हैं। जिसके बाद पीटीआई ने इसको मुनासिब समझा के चलें सजा मुअत्तल होगी, इसको हम देख लेंगे बाद में। अब ये वो वाला केस भी खर्चा है कि अगर छुट्टियों पे चले गए तो वो भी डिले पे चला जाएगा। सही। तो सबसे अहम चीज़ जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला, आपको पता है कि सबसे ज्यादा तवज्जो इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर नजरें हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के केसेस हैं। उस पर इलेक्शन कमीशन भी अब कूद पड़ा है, कोई मेरे ख्याल में जवाब तलब उन्होंने कोर्ट से कर लिया है। तो क्या सिचुएशन इस वक्त जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की है? देखिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है आज उसकी समाअत होनी थी NA 48 की, अब 47 की मादर के साथ, अब वो शोएब शाहीन बिल्कुल तारिक फजल चौधरी उनकी जो है समाअत होनी थी वो नहीं हुई, क्योंकि तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो गालिबन गिलगित हैं, किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर गए हुए हैं। अच्छा, वो जज साहब नहीं थे? वो जज साहब नहीं थे। अब ये अगले हफ्ते तक चली गई है 11, 12, 13 को, क्योंकि ये एक की कल भी होनी थी, 46 की कल होनी थी, अब ये शिफ्ट हो गई है सारी अगले हफ्ते में। अब अगले हफ्ते तक कल इलेक्शन कमीशन की जो है वो समाअत है ट्रिब्यूनल के हवाले से, जो पिटीशन इन तीनों उम्मीदवारों ने दी हुई है उसके ऊपर कल क्या डेवलपमेंट होती है। अब बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि जिस तरह इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन खुद एक किस्म की पार्टी है, वो जद में आया हुआ है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के, कि आपने जो कंडक्ट करवाया है, आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ओरिजिनल है या जाली है। अब वहाँ पे अगर इलेक्शन कमीशन अपने आप कुछ उसको डिक्टेट करता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल को, तो ये भी एक मुतनाज़ा सिस्टम, जो मुतनाज़ा हो जाएगी सारी प्रोसीडिंग। और दूसरी चीज़ ये कि जो उम्मीदवार हाई कोर्ट पीछे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल पीछे हटेगा या इलेक्शन कमीशन पीछे हटेगा? दोनों में से पीछे किसके ने हटे? देखें पीछे तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल पीछे हट नहीं सकता, क्योंकि वो जिस तरह आगे चला गया है वो हटे नहीं सकता। अगर इलेक्शन कमीशन कोई भी एक्टिविटी करता है, कोई भी रिस्पॉन्स करता है, कोई भी ऑर्डर करता है, वो ऑटोमेटिकली हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज होगा। सही। अब सवाल ये है, दिलचस्प चीज ये है, अगर इलेक्शन कमीशन इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास हाई कोर्ट के बराबर होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट उसके ऊपर होती है। हाई कोर्ट उसके ऊपर होती है। दूसरी चीज क्या है, इलेक्शन कमीशन अगर देखें जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसका 151 जो उसका सेक्शन है, उसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तब्दील करने का जिक्र है जी। उसकी 3 शिक्के जो हैं उसके अंदर उसको तब्दील किया जा सकता है। अब सवाल यह है, इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल एक है, डी नोटिफाई का जिक्र नहीं है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल इसको डी नोटिफाई करेगा, नया ट्रिब्यूनल बनाएगा। और उसके अंदर ये भी टोटल जज भी तो 8 ही हैं उधर। बिल्कुल। अब ट्रिब्यूनल अगर वो डी नोटिफाई करेगा, वो किस तरीके कार से करेगा, ये इलेक्शन कमीशन बेहतर जमता है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं है। अब जो नया इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील अगर हो जाता है, अब वो प्रोसीडिंग वहीं से शुरू करेगा जहाँ से पहला ट्रिब्यूनल छोड़ के गया होगा। सही। इनकी सुनी नहीं अब जाएगी, जो एक्सपोज हो चुके हैं वो आगे सबूत चलेंगे। फॉर एग्जांपल जब इनकी इस्तदा है कि रिटायर्ड जज के जरिए जो है वो नया ट्रिब्यूनल बनाया जाए, अगर वो नया ट्रिब्यूनल बन जाता है, इस्लामाबाद के तीनों हलकों का वो ट्रिब्यूनल फैसला करता है, वो फैसला ऑटोमेटिकली हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज होगा। सही, बिल्कुल सही। मतलब ये तो वो ऑर्डिनेंस भी तो चैलेंज हो चुका, वो भी ऑर्डिनेंस चैलेंज हुआ है, वो साइड पे है, लेकिन जो चीज जहाँ पे चैलेंज होगी उसके अंदर ये है कि ये हाई कोर्ट से बचेंगे नहीं।
अच्छा। अब 6 माह के अंदर फैसला आएगा, ठीक है। अब शायद इन उम्मीदवारों ने, जब पहले खबरें ये चल रही थी कि कोई आइन में तरमीम करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को शिफ्ट करेंगे, अब वो तरमीम हो नहीं सकती क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, मकसूद वो नहीं नशीद है से यहाँ पे। वापस अगर हो ये गई। हो जाता है, हाँ। अगर यहाँ पे ये हो जाता है, मकसूद नशीद से वापस इनके हुकूमत के पास आ जाती है, चलो फिर तो एक जवाब बनता है कि शायद इसके अंदर तरमीम हो जाए। अगर तरमीम नहीं होती, गालबन ये तीनों उम्मीदवार एहतजाजन तौर पर अपनी इज्जत बचाने के लिए रिजाइन भी कर सकते हैं। किस तरह? ये जाहिर है वो जब उनसे वो इस्तेहकाक ही वापस ले लिया जाएगा, वो कारपेट नीचे से खींच लिया जाएगा जो फॉर्म 47 वाला, तो फिर उनके पास तो कुछ बचेगा नहीं, वो तो बेइज्जत होकर घर जाएंगे। जिस वक्त खतरा महसूस होता है इंसान को, हाँ। अपनी हिफाजत और इज्जत सबसे पहले ऊपर होती है। वो अपनी इज्जत सबसे बड़ी, क्योंकि बाद में इन्होंने दोबारा अवाम में जाना, ये भी कह सकते हैं एहतजाज हमारे अवाम ने तो रिजेक्ट किया यार, वापस किस मुंह से जाएंगे? इलेक्शन कमीशन के अंदर जो फॉर्म्स हैं या इनको जो फॉर्म मुबैना तौर पर दिए गए हैं, उसमें तो ये जीते हुए हैं ना। हाँ। सवाल तो ये है, अब जो वो जीत सर, ये जो सामने दारा ना थोड़ा सा इधर करके, इलेक्शन कमीशन के अंदर ही सिर्फ जीते हुए, वही है। अवाम में ना जीते हैं ना फॉर्म 45 पे जीते हैं, क्योंकि इन तीनों में से किसी ने फॉर्म 45 पेश किए हैं वहाँ पे? नहीं, अब देखें, अंजुम वकील साहब पेश हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने। वहाँ पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने जिस वक्त पहला दिन जो समाअत का था नोटिस के बाद, हाँ। उसमें भरा हुआ था कोर्ट रूम जी। उसमें जहांगीरी साहब कर रहे थे, यहाँ जी लिस्ट रखी हुई थी सामने उम्मीदवारों हाँ। की, अंजुम वकील नहीं है जी, वो शोएब शेन साहब जी, मैं शोएब शेन साहब वकला थे, फिर हाजिरी सच वाले सारे उधर थे, सारे वहाँ पे वो था। एक ही आपको पता था कि एक ही जो है अंजुम वकील साहब कल जब इलेक्शन कमीशन में पेश हुए हैं, वहां जाकर उन्होंने कहा देखिए हमें मौका नहीं दिया गया। वो शख्स खड़ा होकर कायनी इदारे के सामने झूठ बोल रहा है, जिसको जब वहां बुलाया गया इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने और वहां वो पेश नहीं हुआ, उनके हार उसको जुर्माने वहां पे हुए, वो शिकायत आगे इधर लगा रहे हैं। असल में देखें, वो ये कह रहे हैं कि मैं इस तरह महसूस हो रहा है जिस तरह हमारे साथ, हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल कार्रवाई हो रही है। हाँ, अब ये वो तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा। बिल्कुल, ये क्यों कह रहे हैं, वो इस वजह से कह रहे हैं। आगे जहांगीरी साहब ये कह रहे हैं कि अगर बयानी हल्फी झूठा होगा, गलत बयानी अगर आप करेंगे, कुरान पर हलफ लेंगे, वहां से बात शुरू होगी। बिल्कुल। तो दूसरी चीज उनका सख्त जुमला ये भी था कि अगर हुक्म अदूली की गई, अदालत को हुक्म ना माना गया, तो जो उम्मीदवार हैं उनको डी नोटिफाई भी हम कर सकते हैं। डी नोटिफाई किया गया, अगर झूठ बोलेंगे तो सीधा जेल क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी। जो आरोज है वो भी नहीं पेश हो रहे। फिर दूसरी चीज ये थी कि जो प्रिजाइडिंग, बात सिर्फ जो है आरओ तक नहीं है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर तक भी है कि उनसे बोलेंगे, मिसाल के तौर पे 3 फॉर्म 45 रखे हुए हैं, ठीक है। अब तीनों के ऊपर एक ही स्टेशन के वो फॉर्म है, उसके ऊपर एक ही पोलिंग स्टेशन के, हाँ। पोलिंग स्टेशन एक ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर के, उसके ऊपर साइन और अंगूठे होने जरूरी है। अब वो कह रहे हैं कि हम उनसे बयानी हल्फी लेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर से, उसको अदालत में बुलाएंगे, उसको बोलेंगे कि किस फॉर्म के ऊपर आपका साइन और अंगूठा है, किसके ऊपर नहीं है, वहां से असली और नकली का अंदाजा या पता चल जाएगा। और उन सबको पता है सच क्या है, इसीलिए शिकायत लेकर अपने सेफ गार्ड करने वाले बंदे के पास धोती बांध के आए हुए हैं, अंदर पजामा भी पहना हुआ है। सही, बहुत शुक्रिया इब्राहिम अब्बासी, आपके वक्त का। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह।